हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे। आपको इससे पहले भी आपको इशू मिल चुका है, वीडियो मिल चुका है, इशू ऑफ शेयर्स। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की जो हमारी इशू ऑफ चैप्टर, जो हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसमें टर्म्स यूज होंगे। हम बात करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस मार्केट में लॉन्च करती है तो उसे अलॉटमेंट प्रोसेस में तभी ले जा सकती है जब उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे विद इन 30 डेज रिसीव हो जाए, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट होना चाहिए। अगर 30 डेज के अंदर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं होती तो नेक्स्ट 15 डेज में उसे ये पूरी एप्लीकेशन की अमाउंट जो उसे अभी तक रिसीव हुई है वो रिम्बर्स करनी पड़ेगी। और विद इन 15 डेज अगर वो रिफंड नहीं करती है नेक्स्ट 15 डेज में तो उस कंडीशन में उसके बाद फर्दर जो भी डिले होता है हर डे पे उसे 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो रिफंड होगी ही होगी, प्लस इंटरेस्ट 15% पर एनम की रेट से होगा। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो बात डिटर्मिनेशन किया जाता है उसके पीछे मोटिव है कि जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं शेयर इशू करने के लिए, वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैपिटल जनरेशन करने के लिए होता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो उस प्रॉपर्टी की एग्रीड परचेज प्राइस, स्टाम्प ड्यूटी, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिमरली एक्सपेंसेस, या कोई रिपेमेंट करना है, कोई बारोड फंड है उसका रिम्बर्समेंट करना है तो उस बारोड फंड की पर्टिकुलर अमाउंट, वर्किंग कैपिटल, जो भी चीज के लिए है उस अमाउंट को विद इन 30 डेज हमको मिल जाना चाहिए। और अगर 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रियलाइज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम जो भी अमाउंट उसे मिली है वो पूरी अमाउंट विद इन 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज में रिम्बर्स करना होगा। और उसके बाद अगर डिले कंपनी करती है तो उसे 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे ऑफ भी करना पड़ेगा। प्रीमियरली एक्सपेंसेस। प्रीमियरली एक्सपेंसेस किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे किए जाने वाला हर वो एक्सपेंडिचर जो फॉर्मेशन के टाइम पर, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किया जाता है, जैसे वेरियस डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज कैपिटल, कॉस्ट ऑन प्रीमियरली बुक्स, इन तमाम चीजों पे जो वे खर्चे किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रीमियरली एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। हम लोग टॉपिक में अभी आगे न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। कंपनी जो शेयर्स अपने एट पार, इट मीन्स फेस वैल्यू पर, जो कंपनी के अथोराइज कैपिटल में, कंपनी के कैपिटल क्लॉज में जो शेयर की फेस वैल्यू डिटर्मिनेशन की जाती है, अगर कंपनी उसी प्राइस पर, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज पर शेयर अगर डिटरमाइंड है और उसी रेट पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का क्या मतलब है? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम इट मीन सरप्लस, प्लस अमाउंट पर, प्रीमियम प्रॉफिट पर। कंपनी जब अपने कैपिटल क्लॉज जो चार्टर, कंपनी चार्टर में मेंशन होता है फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पर, अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर्स हैं उसको 12 रुपीज, 13 रुपीज, 15 रुपीज पर इशू करती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पर शेयर इशू किए जाते हैं उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम पर जब अपने शेयर्स को इशू करती है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 8 रुपीज पे इशू किया, 9 रुपीज पे इशू किया, या जो भी फेस वैल्यू हो उससे कम अमाउंट पर जब अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करने का काम कंपनी करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 5 पॉइंट्स पे हमने बात की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन एरियर। कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो पैसे की डिमांड अपनी नीड के अकॉर्डिंग करती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांग लेती है जब लोग अप्लाई करते हैं, फिर कुछ पैसे अलॉटमेंट पर, कुछ पैसे फर्स्ट कॉल, कुछ पैसे सेकंड कॉल एंड सो ऑन कॉल, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग अमाउंट मांगी जाती है। बट कंपनी के मांगने के अगेंस्ट में जब हमारे शेयर होल्डर्स टाइम से पैसा नहीं देते हैं तो उस सिचुएशन में कॉल्स इन एरियर जनरेट होती है। एरियर इट मींस बकाया, और इस एरियर अमाउंट पर
कंपनी जो भी एरियर हो जाता है उस पे कंपनी 10% पर एनम की रेट से मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। कंपनी अलग अलग कंपनी की कंडीशन में अलग अलग रेट हो सकता है, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 10% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकती। हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इट मींस कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स पे से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मांगती है, उसके मांगने से पहले ही जब उसके शेयर होल्डर्स उसकी कॉल्ड अमाउंट का पेमेंट पहले ही कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमने अलॉटमेंट मांगा और शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का या आगे की कॉल्स का पैसा हमको अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया जो फ्यूचर में देना चाहिए था, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इस सिचुएशन में कंपनी 12% पर एनम की रेट से एडवांस अमाउंट पर जिस भी ड्यूरेशन तक एडवांस वो बना रहा उस पे क्या करती, इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का काम कर सकती है। ये 12% पर एनम इंटरेस्ट की मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अलग अलग कंपनी की सिचुएशन में इससे कम इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। हमने 7 पॉइंट्स की बात कर ली। अब बात करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से शेयर कैपिटल जनरेशन करने के इंटेंशन से ही करती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी किसी एसेट्स के एक्विजिशन, किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन, किसी बिजनेस के एक्विजिशन के अगेंस्ट में अपने कंपनी के शेयर्स को इश्यू कर देती है और उसमें जहां पे पेमेंट करना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदने के रिम्बर्स में जो पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट में कैश ना देकर शेयर को इश्यू कर देती है। उस पर्टिकुलर पार्टी को, वेंडर को, जो जिसने अपने प्रोडक्ट को बेचा, जिसने अपने एसेट्स को बेचा, उसे शेयर के रूप में हम पेमेंट करने का काम कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपीज की और हम उसका पेमेंट किसमें कर रहे हैं, 10 लाख रुपीज का शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है तो उससे पहले वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस लाती है और प्रोस्पेक्टस में जितने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, जितने रुपए वालों को इश्यू करना चाहती है, वो पूरा क्लैरिफिकेशन होता है। अगर किसी एक्स कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया और पब्लिक ने केवल 8,000, 9,000 या 7,000, इट मींस 10,000 के कंपैरिजन में कम सब्सक्राइब किया, कम एप्लीकेशन प्रोवाइड की, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्राइब मीन्स लेस सब्सक्राइब, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो 10,000 की कंडीशन थी, उससे कम सब्सक्रिप्शन जब अब रिसीव होता है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर मीन्स प्लस। जब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में इशूड शेयर्स के रेंज से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्राइब। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 10,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस लाना चाहती है और कंपनी क्या कर रही है, उससे ज्यादा अमाउंट, कंपनी को उससे ज्यादा अमाउंट के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, तो वो क्या करती है, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब्ड। बट कंपनी ज्यादा एप्लीकेशन आने की कंडीशन में ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी केवल उसी रेंज तक अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है जितने के लिए उसने अपने प्रोस्पेक्टस को इश्यू किए। जो सरप्लस शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगी या तो उसे रिफंड करना होगा या फिर उस पैसे को फर्दर की कॉल्स में एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। हमने 10 पॉइंट्स पे बात की। अब बात करेंगे फॉरफिचर ऑफ शेयर। फॉरफिचर इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफिचर कब होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से टाइम टू टाइम पैसा मांगती है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांगा, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन मांगती है। बट अगर शेयर होल्डर्स टाइम से पैसा देने में फेल होते हैं तो उस सिचुएशन में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो 14 डेज का नोटिस देकर कि 14 डेज में वो रिम्बर्स कर दें। अगर 14 डेज में उन्होंने पेमेंट नहीं किया इस अमाउंट का, जो भी ड्यूज उनका जनरेट हो रहा है, जो मांग रही वो पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर होता है कि वो उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं।
और उन कैंसिलेशन से पहले जो इन शेयर्स पे पैसा मिल चुका होता है वो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करती है और शेयर भी कैंसिल करके अपने पास खींच लेती है। ये तो हमने बात की फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। फिर हम बात करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर। री इश्यू ऑफ शेयर इट मींस क्योंकि जो फॉरफिट शेयर होते हैं उसको कंपनी अपने पास स्टॉक करके नहीं रखती, वो किसी न किसी को सोल्ड आउट किया जाता है और उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, री इश्यू। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस पे गाड़ी खरीदते हो, आपकी कंपनी है, आप फाइनेंस पे गाड़ियां सेल आउट किया है, अगर टाइम से अगर कोई पार्टी पैसा नहीं देती तो वो क्या होती है, गाड़ी वापस आ जाती है, बट उसको स्टोर तो नहीं किया जाता, उसको फिर न किसी को सोल्ड आउट किया जाता है। तो री इश्यू का प्रोसेस का मतलब शेयर की सिचुएशन में यूज होता है जो फॉरफिट शेयर होल्डर से कंपनी रिवर्स करती है, कैंसिल करती है उन शेयर्स को फर्दर, और जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में उनको री इशू करने का काम किया जाता है, उनको फिर से इशू कर दिया जाता है। ये कभी कम पे, कभी एट पार वैल्यू पर और कभी आपके प्रीमियम वैल्यू पर इन शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस किया जाता है। किसी को इन 12 पॉइंट्स में कोई डिस्कस करना होगा आप कॉन्टेक्ट करें।